डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर z0 और z1 दे रखा है और ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है जो आर्बिट्ररी कहीं भी हो सकता है, इस पूरे प्लेन में कहीं भी लाई कर सकता है। और हमें इस तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z2 को z0 और z1 के टर्म्स में लिखना है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में इस z2 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग ये लिख सकते हैं z2 माइनस z0, दिस इज इक्वल टू, अब सेम चीज़ z2 माइनस z0 लिखा है, नीचे में कर दिया है z1 माइनस z0। अब क्योंकि नीचे में ये लिखा है तो ऊपर में हमें z1 माइनस z0 लिखना पड़ेगा। हमने LHS में z2 माइनस z0 लिखा है, उसको हमने z1 माइनस z0 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो सेम चीज़ है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो है z2 माइनस z0 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z0 क्या होगा? कुछ भी होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिपेंडिंग अपॉन z1 z0 z2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अच्छा, ये क्या है? z1 माइनस z0, z1 माइनस z0 क्या हो गया? एक वेक्टर है जो z0 से स्टार्ट करके z1 पे टर्मिनेट हो रहा है, ये वाला वेक्टर है। और z2 माइनस z0 क्या है? ये वाला वेक्टर है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अच्छा एक वेक्टर को आपने लेकर के रोटेट कर दिया है और रोटेट करके आप z2 पर पहुंच गए हैं। तो एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि z2 माइनस z0 दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z1 माइनस z0, वेयर लैम्डा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लैम्डा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। लैम्डा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू उसका जो भी मॉड हो इंटू ई टू द पावर आई थीटा। थीटा उसका क्या है? आर्गुमेंट है। तो लैम्डा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आप यहाँ से देखिए कि z2 माइनस z0 जो है वो एक वेक्टर हो गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? z1 माइनस z0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके। अब इस लैम्डा का जो आर्गुमेंट है वो थीटा है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हो गया थीटा। और अगर थीटा एक पॉजिटिव एंगल है, अगर थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं थीटा ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और अगर थीटा लेस देन जीरो होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो यहाँ तक तो सबको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपल एक लाइन का मैनिपुलेशन है, z2 माइनस z0 को हमने इस नंबर z1 माइनस z0 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, और इस पूरे को हम लोग एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा बोल देते हैं। लैम्डा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड लैम्डा है और आर्गुमेंट थीटा है। तो ये हम लोगों ने z2 को z0 और z1 के टर्म्स में लिख दिया। और ये एंगल जो थीटा है वो है एंगल ऑफ रोटेशन, कि इस वाले वेक्टर z1 माइनस z0 वेक्टर को आप कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं ताकि इस लाइन पर z2 माइनस z0 वाले लाइन पर पहुंच जाते हैं। अगर थीटा पॉजिटिव है तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर थीटा नेगेटिव है तो ये रोटेशन इधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने z2 ऑब्टेन कर लिया है, तो इसको आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि z2 दिस इज इक्वल टू z0 प्लस लैम्डा टाइम्स z1 माइनस z0, ऐसे लिख सकते हैं। या आप इसी चीज़ को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि z0 वाले टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए तो हो जाएगा z0 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टाइम्स z1। तो ये जो दो तरीका हुआ ना, ये वाला तरीका या ये वाला तरीका, ये बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि z2 कोई भी आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो इस प्लेन में लाई करता है, उसको हम लोग z0 और z1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, और सिर्फ एक लैम्डा इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बदौलत लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए ये फ़ायदा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अपने अंदर दो इन्फॉर्मेशन को छिपा कर बैठा हुआ है। क्या क्या दो इन्फॉर्मेशन है? एक तो उसका मॉडुलस कि वो कितने डिस्टेंस पे हैं, और साथ ही साथ उसका आर्गुमेंट कि वो किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सिस से कितने एंगल पर हैं। यहाँ से हमने देखा कि z2 माइनस z0 ये वाला जो वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर है। लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर है, इसका मतलब इस z2 माइनस z0 का जो भी मॉडुलस होगा वो इस मॉड लैम्डा के फैक्टर से मॉडुलेट हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा,
ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा है कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो वेक्टर है ना z1 माइनस z0 वाला, इस वेक्टर से थीटा एंगल पर ये वाला वेक्टर है z2 माइनस z0 वाला है। अब आप कहेंगे कि ये सब मैनिपुलेशन करने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। अभी मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी मेथड पर बेस्ड सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि अगर आपसे जेईई एडवांस में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों z0 और z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ज्वाइन करता हुआ ये एक लाइन है। ऑब्वियसली दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगा, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और तब आपसे पूछेगा कि इस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिफ्लेक्शन बनेगा इस लाइन में, इस ब्लैक वाले लाइन में, उस रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बनेगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर z2 है तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पर बनेगा z2 प्राइम, और एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इस z2 प्राइम का कोऑर्डिनेट बताओ। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा? अगर आप रूटीन ब्रूट फोर्स वाले मेथड से करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। पहले फाइंड करिएगा कि अच्छा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर ये कुछ डिस्टेंस फाइंड करो, ये कुछ डिस्टेंस फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, ये वो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है ना, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप जानते हैं कि हम लोग जब इसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, तो ये वाला दोनों डिस्टेंस तो बराबर होता है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है। तो अगर हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर दें तो देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये तो सिंपल जो इमेज वगैरह का कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स में भी आपने देखा वही कॉन्सेप्ट है। यानी कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना, बिल्कुल होगा। लेकिन 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 ये एंगल देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यही जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में मैं इतना टाइम देता हूं ना, इसीलिए देता हूं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों होगा? हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं इस मिरर की लाइन से, इस लाइन से। ये हमारा एक तरह से रेफरेंस एक्सिस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो ये जो थीटा एंगल आया, ये क्यों आया? क्योंकि ये थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ ऊपर। तो मान लीजिए कि ये Z2 पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर के ऊपर है, तो इमेज तो नीचे बनेगा। यानी कि ये थीटा जो है मैग्नीट्यूड थीटा ही रहेगा आर्गुमेंट का, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यानी कि इस ब्लैक लाइन को अगर हमें रोटेट करके इधर लाना है इस डायरेक्शन में, तो हमें किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें लैम्डा बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों लैम्डा बार से? क्योंकि लैम्डा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। देखिए Z2 पॉइंट यहाँ पे है, अब इसका इमेज यहाँ बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और Z2 तक पहुँचने के लिए हमने ब्लैक लाइन से थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो इसके इमेज तक पहुँचने के लिए Z2 प्राइम जो इमेज है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन सेम एंगल थीटा से। तो Z2 तक पहुंचने के लिए हम लोग लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कर रहे हैं। हमने दिखाया था ना कि Z2 माइनस Z0 क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z0 ये जो वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर Z1 माइनस Z0। लैम्डा टाइम्स हुआ यानी कि ये रोटेट हुआ थीटा एंगल से, वेयर थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ दिस लैम्डा। लैम्डा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर थीटा पॉजिटिव है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इमेज तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सब कुछ सेम है, बस हमें क्या करना है कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं रोटेट करके क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और ये डिस्टेंस देखिए सेम है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, यानी कि मॉड लैम्डा भी सेम रहेगा। चेंज क्या करेगा? ये जो थीटा है वो माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि हम लोग को अब लैम्डा की जगह लैम्डा बार लेना पड़ेगा, लैम्डा कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो हम लोग Z2 प्राइम जो इमेज है वो फाइंड करने के लिए आप सीधे सीधे ऐसे लिखिए ना, Z0 प्लस लैम्डा बार इंटू Z1 माइनस Z0। तो ये आपको दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द इमेज। तो ये जो Z2 प्राइम है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द इमेज, वो क्या हो जाएगा? Z0 प्लस लैम्डा बार यानी कि लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू Z1 माइनस Z0। Z2 जो ऑब्जेक्ट था उसमें देखिए क्या था? Z0 प्लस लैम्डा इंटू Z1 माइनस Z0। इमेज में क्या हो गया? Z2 प्राइम में क्या हो गया?
जेड नॉट प्लस लैम्डा बार इंटू जेड वन माइनस जेड नॉट, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग लैम्डा की जगह लैम्डा बार लिखेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से या इस तरह के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। खटाक से एक लाइन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो Z2 प्राइम को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, Z2 प्राइम इज इक्वल टू जेड नॉट इंटू 1 माइनस लैम्डा बार प्लस लैम्डा बार Z1, यानी कि जहाँ जहाँ लैम्डा है आप वहाँ पर लैम्डा बार या लैम्डा कॉन्जुगेट। तो इस मेथड का यूज़ करके आप आसानी से किसी पॉइंट का इमेज फाइंड कर सकते हैं अपॉन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन। कोई भी आर्बिट्ररी Z0 और Z1 दे रखा है तो लैम्डा फाइंड करना तो बहुत आसान है। आप यहाँ से देखिए ना, लैम्डा क्या है, Z2 माइनस Z0, ये है क्या ना, देखिए लैम्डा इजकल टू क्या है, Z2 माइनस Z0 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z0। तो आपने लैम्डा फाइंड कर लिया। तो अगले स्टेप में क्या करिए, इसका लैम्डा कॉन्जुगेट कर दीजिए। लैम्डा कॉन्जुगेट कर दिया तो जो Z2 प्राइम जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, Z0 प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू Z1 माइनस Z0। अगर कोई आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दे रखा है तो सबसे पहले तो आपको इस रिलेशन से, ये वाला जो रिलेशन है उससे आपको लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए मैं ऐसे लिख दूँ, लैम्डा इज इक्वल टू Z2 माइनस Z0 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z0, ये हो गया। और अब हमें जब इमेज फाइंड करना है, Z2 प्राइम फाइंड करना है, तो सीधे लिखिए Z2 प्राइम इज इक्वल टू Z0 प्लस लैम्डा बार। तो इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, ऊपर नीचे सब जगह कॉन्जुगेट ले लीजिए इंटू Z1 माइनस Z0, तो आपको इमेज का कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। अब इन सब चीज़ों को याद मत करिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह के 50 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, सरकम सेंटर का, तो रिफ्लेक्शन का, डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम अ लाइन, ये वो उतना अगर याद करने लगिएगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट देखिए कितना सिंपल है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि कोई पॉइंट अगर Z2 है, आर्बिट्ररी पॉइंट है इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उसको हम लोग Z0 और Z1 के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं वेयर लैम्डा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो लैम्डा क्या है, अगर आप चाहें तो आप देख लीजिए, लैम्डा ये है। अब जब हमें रिफ्लेक्शन लेना है तो सब कुछ सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट में अगर ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो इमेज में थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट में ये एंगल क्लॉकवाइज है, यानी कि ये अगर माइनस होगा तो इमेज में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप ये लैम्डा जो है ना वो टेक केयर कर लेगा। अगर इस लैम्डा का आर्गुमेंट थीटा पॉजिटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा है। अगर इसका आर्गुमेंट थीटा नेगेटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद आ रहा है, तो उसकी चिंता भी आपको नहीं करनी है। कॉन्जुगेट लीजिएगा तो अपने आप जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, या जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, तो इसलिए उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अभी हमने देखा कि ये लैम्डा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 का पोजीशन यहाँ पर है। अब मान लीजिए कि ऐसा केस हो कि लैम्डा एक रियल नंबर हो जाए, हो ही सकता है ना, क्योंकि जितने भी दुनिया के रियल नंबर है सभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा सा सेट है और रियल नंबर उसका एक छोटा सा सबसेट है। तो ये लैम्डा कभी कभी रियल नंबर भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू मॉड लैम्डा इंटू ई टू द पावर आई थीटा जो हो रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 होगा या पाई होगा। रियल नंबर जो है उसका आर्गुमेंट या तो 0 होता है या पाई होता है। अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट 0 होगा, अगर वो रियल नंबर नेगेटिव है तो उसका आर्गुमेंट पाई होगा। तो अगर लैम्डा को हम लोग रियल नंबर लें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो Z2 महाशय जो अभी ऊपर नीचे उछल कूद कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, इसी लाइन पर कहीं आ जाएंगे। ये जो Z0 और Z1 को कनेक्ट करता हुआ लाइन है उसी पर आ जाएगा, क्योंकि अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तब तो वो Z2 कहीं यहीं इन्हीं दोनों के बीच में होगा या Z1 के आगे होगा। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो, अगर थीटा पाई हुआ तो Z2 कहाँ जाएगा, Z2 ये जो है ये इधर कहीं पीछे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। थीटा को अगर आप पाई कर दीजिए ऐसे तो Z2 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। तो उस केस में भी तो Z2, Z0 और Z1 कोलिनियर हो गया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये वाला जो हमने इक्वेशन लिखा है ना, ये बिल्कुल मास्टर इक्वेशन है। देखने में बिल्कुल ये सिंपल सा लग रहा है, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट से देखिए मैं कैसे कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग कोलिनियरिटी का कंडीशन भी इसी से डिराइव कर रहे हैं।
अब तक तो आपने देखा कि ये जो Z2 इजकल टू जेड नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स Z1 माइनस जेड नॉट है, ये हमने फाइंड किया है एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग इन दिस प्लेन। अब हमने एक स्पेशल केस लिया कि मान लो कि हम इतने लकी हैं कि ये लैम्डा एक रियल नंबर हो जाए। लैम्डा जब रियल नंबर हो जाएगा तो थीटा या तो 0 होगा या पाई होगा। थीटा अगर 0 होगा तो ये Z2 कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इधर कहीं होगा, और थीटा अगर पाई होगा तो Z2 इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। लेकिन दोनों केस में Z2 जो है वो कोलिनियर हो जाएगा, यानी कि Z2 मान लीजिए कि कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, या कहीं यहाँ पर लाई करेगा, या कहीं यहाँ पर लाई करेगा। तो कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि Z0 Z1 और इसको हम लोग Z2 रखें, या मान लेते हैं कि ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो इस लाइन पे वेरी कर रहा है, तो उस जेनेरिक पॉइंट का नाम हम लोग Z दे देते हैं। तो Z0 Z1 और Z ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे। तो ये अगर आपको होना है तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ये होना चाहिए कि Z2 इज इक्वल टू Z0 प्लस लैम्डा टाइम्स Z1 माइनस Z0 वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर। तो ये हो गया कोलिनियरिटी का कंडीशन। अब इसी कंडीशन को हम लोग और 3-4 तरीके से लिखेंगे, लेकिन अभी आपने समझ लिया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे। अगर आप Z2 को, अच्छा Z2 की जगह मैं Z लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अब सब जगह Z2 को हटा दिया है और Z लिख दिया है, क्योंकि हम लोग अब मान रहे हैं कि ये Z एक जेनेरिक पॉइंट है जो कहीं भी इस लाइन पे दाएं बाएं हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गया कि वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, Z, Z0 और Z1। आप दूसरा कंडीशन ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए कि Z इज इक्वल टू Z0 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टाइम्स Z1। ये भी आप कह सकते हैं, दोनों तो इक्विवेलेंट है ना। तो ये कंडीशन हो गया फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। अब हम लोग आते हैं कि अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा इसका मतलब थीटा 0 होगा, यानी कि Z जो है वो कहीं यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ कर सकता है, इधर कहीं कर सकता है। और अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये होगा कि Z जो है वो यहाँ कहीं लाई कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है। और आप इसमें ये भी देख रहे हैं कि लैम्डा अगर 0 होगा तो Z कहाँ होगा। देखिए लैम्डा अगर आप इसमें 0 कर देते हैं तो Z जो है वो Z0 पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ना। और लैम्डा अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू अगर आप 1 पुट करिएगा तो आप यहाँ से 1 पुट कर दीजिए तो ये 0 हो गया, तो Z जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना। तो जो Z है वो वेरी कर रहा है, कैसे कैसे वेरी कर रहा है। लैम्डा इजकल टू 0 पे Z यहाँ पर है, लैम्डा इजकल टू हाफ पे Z जो है मिड पॉइंट पे होगा, लैम्डा इजकल टू 1 पे Z जो है वो Z1 पे आ जाएगा, लैम्डा इजकल टू 4 पे ये कहीं यहाँ आ जाएगा, लैम्डा इजकल टू 5 पे ये और आगे चला जाएगा। तो Z जो है वो ऐसे वेरी करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ लैम्डा। और अगर लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए कि -1 हो गई तो Z कहीं यहाँ आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए कि -2 हो गई तो Z कहीं यहाँ आ जाएगा, यानी कि वो पीछे जाता रहेगा। तो Z इस पूरे लाइन पे कहाँ लाई करेगा वो डिपेंड करता है इस लैम्डा की वैल्यू पे। अब इसी चीज को हम लोग तीसरे तरीके से लिख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि Z माइनस Z0, अगर Z बीच में है या इधर है तो ये वाला वेक्टर है, Z1 माइनस Z0 इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हो गया ना, Z माइनस Z0 और Z1 माइनस Z0। वही चीज़ आप देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं। जो तीसरा कंडीशन में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा कि Z माइनस Z0 डिवाइडेड बाई, आप इधर कर दीजिए इस ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई Z1 माइनस Z0, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि Z माइनस Z0 ये वाला वेक्टर और Z1 माइनस Z0 ये वाला वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब ये पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल कब होगा, अगर लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, तो क्या होगा, Z माइनस Z0 भी टुवर्ड्स राइट होगा और ये वाला वेक्टर Z1 माइनस Z0 ये भी टुवर्ड्स राइट है। दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इसलिए लैम्डा देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि Z कहीं यहाँ पर आ गया, Z मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Z माइनस Z0 वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट है और Z1 माइनस Z0 वेक्टर टुवर्ड्स राइट है। यानी कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन तो ठीक है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, लेकिन डायरेक्शन एंटी पैरेलल है
और उस केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है वो नेगेटिव रियल नंबर होगा। आप यहाँ पर देखिए कि z माइनस जेड नॉट ये वेक्टर है और z1 माइनस जेड नॉट ये दूसरा वेक्टर है। और हम लोग वेक्टर थ्योरी से जानते हैं कि अगर दो वेक्टर ऐसे हों कि उनका डायरेक्शन सेम हो तो क्या होता है, एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये लैम्डा स्केलर हो गया ना। अब ये पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, डिपेंड करता है इस लैम्डा की वैल्यू पे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये लैम्डा पॉजिटिव है इसका मतलब z माइनस जेड नॉट और z1 माइनस जेड नॉट दोनों एक डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं। और अगर लैम्डा नेगेटिव है इसका मतलब z माइनस जेड नॉट अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो z1 माइनस जेड नॉट टुवर्ड्स राइट है, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। अब आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो z पॉइंट है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इस लाइन z नॉट और z1 वाला जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये लैम्डा जो है वो 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में ये जो इंटरसेक्शन है वो इंटरनल है। z पॉइंट जो है वो z0 और z1 के बीच में है और किस रेशियो में इस लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। ये लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा के रेशियो में इस लाइन को z0 और z1 वाले लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि यहाँ पे x0 पॉइंट है, यहाँ पे x1 पॉइंट है और बीच में मान लीजिए कि कोई एक x पॉइंट है कहीं पर और ये m/n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो x का कोऑर्डिनेट क्या होता था, ये सब तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये होता था ना ऐसे कि x इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे कि mx1 प्लस nx0 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये सब लिखते थे ना। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, यहाँ पर mn की जगह लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा है, नीचे में m प्लस n करिएगा तो 1 हो जाएगा क्योंकि इस रेशियो को हमने 1 से नॉर्मलाइज कर दिया है। तो ये जो z पॉइंट है ये क्या कर रहा है, लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा के रेशियो में इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर लैम्डा 0 से 1 के बीच में है तो ये इंटरनल सेक्शन है। मान लीजिए कि लैम्डा 4 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अगर 4 हो गया तो z कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो उस केस में ये जो पॉइंट z है वो इस लाइन को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने एक्सटर्नल इंटरसेक्शन वाला भी एक रेशियो फॉर्मूला वो सब पढ़ा ही होगा, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, ये सब जो कुछ होता है ना एक्सटर्नल वाला, एग्जैक्टली वही चीज़ है। लेकिन आपको वो सब फॉर्मूला यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मैंने मास्टर फॉर्मूला लिखा है ना ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, ये मास्टर फॉर्मूला है। ये इंटरनल एक्सटर्नल इंटरसेक्शन सब में काम में आ जाता है। और ये जो हमने 3 कंडीशंस लिखे हैं फॉर कोलिनियरिटी, तीनों इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि 1 इम्प्लाइज 2, यानी कि अगर आपको कोई बोले कि 3 पॉइंट्स है z0 z1 z कोलिनियर है तो आप कहेंगे कि अच्छा कोलिनियर है तब तो 2 भी होगा, 2 होगा साथ ही साथ 3 भी होगा। और अभी 3 के आगे भी 2 कंडीशन और है जो मैं अभी डिराइव करूँगा। तो जो 5 कंडीशन मैं लिखने वाला हूँ कोलिनियरिटी का, और उसके बाद 1-2 और कंडीशन है जो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। वो आगे जाकर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो सब एडवांस लेवल में काम में आता है। और यहाँ पे देखिए ये हमने Z2 को ऊपर बना दिया है क्योंकि ये डायग्राम तो शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था किसी भी आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन से ऊपर नीचे कहीं भी लाई कर सकता है। लेकिन अब हम लोग एक स्पेशल केस में आ गया है कि लैम्डा अगर रियल नंबर हो तो ये जो पॉइंट ऊपर नीचे कहीं उछल कूद कर रहा था वो अब इसी लाइन पर कहीं लाई करेगा। और इस लाइन पे अगर पॉइंट लाई करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन अगर आपको लेना है तो क्या करिएगा, रिफ्लेक्शन तो वही हो जाएगा ना। ये मिरर लाइन पे ही अगर ये पॉइंट यहाँ पर सिचुएटेड है तो इस z पॉइंट का रिफ्लेक्शन भी यही हो जाएगा, और होना ही है क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग लैम्डा बार निकालते थे। और अगर ये लैम्डा रियल नंबर है तो लैम्डा और लैम्डा बार तो सेम होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट भी होगा ये इमेज भी होगा। और ये आप लोग फिजिक्स से भी जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर पे ही बैठ गया तो इमेज भी तो मिरर पे बैठ जाएगा ना। अब चौथा और पांचवा कंडीशन भी जल्दी से लिख देता हूँ। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो नंबर महाशय हैं ये रियल नंबर हैं। रियल नंबर है इसका मतलब इसका कोई इमेजिनरी पार्ट तो होगा नहीं, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और रियल नंबर की पहचान क्या होगी कि ये जो नंबर है ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा, यानी कि ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह इसको ट्रीट करिएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट तो होगा ही ना, क्योंकि लैम्डा एक रियल नंबर है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि z माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई z1 माइनस जेड नॉट, दिस विल बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट z माइनस जेड नॉट
कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z0 कॉन्जुगेट। अब ये चौथा कंडीशन आ गया। अब इस कंडीशन को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको बेसिकली क्या बता रहा है कि इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करिए तो आपको फाइनली 0 आ जाएगा। यही बता रहा है ना ये इक्वल टू साइन। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट बना दीजिए। ये वाला और ये वाला पहले रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला दूसरे रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसी कंडीशन को, इस वाले कंडीशन को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हमने फोर्थ कंडीशन लिख दिया, किसके लिए, कोलिनियरिटी के लिए। ये जो ऊपर में हमने कंडीशन लिखा था ना, उसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा माइनस करिएगा तो 0 आएगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पर है ना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को ऐसे ऐसे, और फाइनली यहाँ पर 0 आ गया। तो एज इट इज़ है। तो इसलिए ये सब चीज़ समझना चाहिए कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन से सीधे सीधे डिटर्मिनेंट में आ जाते हैं। बस ये क्या किया, यहाँ से इक्वल टू साइन हटाया, इधर लाइन दिया, इधर लाइन दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया, बीच में से ये लाइन हटाया, बीच में से ये लाइन हटाया, देखिए डिटर्मिनेंट वाला कंडीशन आ गया। अब ये है 2/2 डिटर्मिनेंट। इसी चीज़ को हम लोग ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग मैनिपुलेट करके ऐसे लिखें, ये z माइनस Z0 सेकेंड रो में रहने देते हैं, Z बार माइनस Z0 बार रहने देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, और ये वाला चीज़ ऐसे ही रह जाएगा, Z1 माइनस Z0 इंटू Z1 बार माइनस Z0 बार, यहाँ 0 कर देते हैं और यहाँ Z0 कर देते हैं और यहाँ Z0 बार कर देते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर डिटर्मिनेंट था उसी को हमने नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में लिख दिया है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम के टर्म्स में एक्सपैंड करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 है, ये 0 है, तो बचा ये 1, और इस 1 के साथ को फैक्टर क्या होगा, दिस इंटू दिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने जो लिखा है Z0 बार वो रिडंडेंट हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है। तो आप देखिए कि ऊपर में जो हमने ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट लिखा है और नीचे में जो डिटर्मिनेंट लिखा है ऑर्डर 3 का, दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर थर्ड कॉलम के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड करेंगे तो दिस इंटू दिस आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम लोग ये करें कि ये जो रो 1 है इसको आप ऐड कर दीजिए रो 2 में और रो 3 में, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, रो 2 विल बिकम रो 2 प्लस रो 1, और उसी तरह रो 3 जो है वो हो जाएगा रो 3 प्लस रो 1। अब ये जब करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस Z0 है, ये प्लस Z0 होकर के कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर माइनस Z0 बार है, ये प्लस Z0 बार है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हमने ऑर्डर 3 का एक कंडीशन फाइंड कर लिया फॉर कोलिनियरिटी। अब इस ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये वाला जो रो है Z बार 1 ये ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा, और ये जो अभी फर्स्ट रो है वो नीचे आ जाएगा, सेकेंड रो बन जाएगा। तो देखिए हमने कोलिनियरिटी के 5 कंडीशन फाइंड कर लिए और पांचों कंडीशन इक्विवेलेंट है, यानी कि 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 4, 4 इम्प्लाइज 5, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 इम्प्लाइज 1, यानी कि अगर ये ट्रू होगा तो तीनों पॉइंट्स Z, Z0, Z1 कोलिनियर होगा। ये जो थर्ड कंडीशन हमने लिखा है ना, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z0 डिवाइडेड बाई Z1 बार माइनस Z0 बार, दिस इज इक्वल टू 0 और पाई। आर्गुमेंट 0 होगा तो लैम्डा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, आर्गुमेंट पाई होगा तो लैम्डा एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। अब आगे भी 1-2 और कंडीशन आता है जब हम लोग फाइंड करेंगे कि एक ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि Z0, Z1 और Z है, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो वो कुछ इस फॉर्म में आता है। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो उस कंडीशन का भी यूज़ करके हम लोग कोलिनियरिटी की कंडीशन फाइंड करेंगे, और वो बेसिकली ये होगा कि दिस इज इक्वल टू 0। अब इन पांचों कंडीशंस में से जो सेकंड कंडीशन था, जो हमने लिखा कि Z इज इक्वल टू Z0 प्लस लैम्डा टाइम्स Z1 माइनस Z0, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है
पासिंग थ्रू Z0 एंड Z1, और इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर लैम्डा एक पैरामीटर है। मान लीजिए Z0 यहाँ पर एक पॉइंट है, Z1 यहाँ पर एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करता हुआ एक लाइन बनाना है, यानी कि कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट, जेनेरिक पॉइंट Z लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट, उसका लोकेशन हमें पता करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर है Z, तो आपको Z का लोकेशन पता करना है। लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आपको पता करना है कि ये ओरिजिन से ये जो Z वाला वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ Z0 एंड Z1। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिन से अगर एक वेक्टर आप Z0 तक ड्रॉ कर दें और ओरिजिन से ही एक वेक्टर आप Z तक ड्रॉ कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि दिस वेक्टर, ये OZ वाला जो वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। O से Z तक ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अब ये OZ वेक्टर क्या होगा? ये तो ऑब्वियसली Z0 कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। रही बात अब यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है वो क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है? Z1 माइनस Z0 है, और हमें पता करना है इतने दूर तक का वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है वो इसी वेक्टर के अलोंग है, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर होगा वो इस Z1 माइनस Z0 वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा, लैम्डा टाइम्स होगा, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर। तो इस Z वेक्टर को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू दिस वेक्टर Z0 या कॉम्प्लेक्स नंबर Z0, यानी कि दिस Z इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 प्लस इतने दूर तक का वेक्टर, दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है? ये है लैम्डा टाइम्स Z1 माइनस Z0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, प्लस लैम्डा टाइम्स Z1 माइनस Z0। तो देखिए उसी इक्वेशन ऑफ अ लाइन को हम लोगों ने ऐसे डिराइव कर दिया। अब इसमें Z का लोकेशन जो है वो इस लैम्डा पे डिपेंड करता है। अगर लैम्डा 0 होगा तो Z यहाँ पर हो गया, लैम्डा 1 होगा तो Z यहाँ पर हो जाएगा, लैम्डा अगर 4 हुआ तो Z कहीं यहाँ पर हो जाएगा, लैम्डा अगर 40 हुआ तो Z कहीं यहाँ पर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर देखिए लैम्डा पॉजिटिव कांस्टेंट है तो Z जो है वो इधर ही कहीं होगा, लेकिन अगर लैम्डा नेगेटिव है तो Z कहीं इधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, Z0 के पीछे होगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जेईई मेंस फरवरी 2021 में उसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगले लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में स्टडी करेंगे, और जेईई मेंस के जो 2 क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे।